12वीं भौतिकी में कल की क्लास में हम लोग देखे थे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक को गति कराते हैं तो उसमें जो गतिक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है उसके लिए व्यंजक दोनों मेथड से देखे थे अपन, लॉरेंज बल की सहायता से और फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम की सहायता से। आज हम देखेंगे किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र में चलाने पर उसमें लगने वाले शक्ति या होने वाले शक्ति व्यय के लिए व्यंजक। ठीक है, तो आपका प्रश्न होगा एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक को चलाने के लिए आवश्यक शक्ति हेतु व्यंजक ज्ञात करें, अथवा ये प्रश्न होगा अथवा सिद्ध करो कि किसी चालक को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चलाने पर चालक में उत्पन्न ऊष्मा ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल है। ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल है। बेटा मैं बार बार बोल रहा हूं, इस साल आप लोग पढ़ाई करिए। लॉकडाउन के कारण प्रश्न पत्र इजी आने वाले हैं। आप लोग इधर उधर न भटके कि हमारे साथ ऐसा होगा वैसा होगा। आप लोग बिल्कुल ध्यान से मेहनत करें, आप लोग अच्छा रिजल्ट इस साल बना सकते हैं। ठीक है ना। तो जो भी आपको पढ़ाए जा रहे हैं, मैं अभी तक आप लोगों को स्लो पढ़ा रहा था, अब मैं पहले ही बोल दिया हूँ डेली आप लोगों की कम से कम 40 मिनट की क्लास जा रही है। आप लोग ध्यान से पढ़िए और अब मेहनत करिए, अपने पढ़ाई पे फोकस करें। तो अब ये क्वेश्चंस को मैं मिटा देता हूँ बेटा। तो इसका चित्र और मानक पिछला अनुसार बनाएंगे। जो यू आकार का फ्रेम बनाए थे और जो माना लिखे थे सेम पिछले अनुसार लिखेंगे बेटा। ये मैं रिपीट नहीं करूँगा, सीधा मैं अब इसके आगे कैलकुलेशन में आऊँगा। माना कहाँ तक लिखना है, पिछले क्लास में लॉरेंज बल वाले के में रिपीट बताया था, यहाँ तक नकल करना करके वहीं तक आप लोगों को बिल्कुल क्या करना है, नकल करेंगे। ठीक है, तो अब लूप बनता है करके PQRS से एक लूप है करके किए थे, वहां तक नकल करना है। तो अब हो जाएगा बेटा लूप में गतिक विद्युत वाहक बल, लूप में प्रेरित गतिक विद्युत वाहक बल E बराबर आया था शायद BLV। इसको प्रूव किए थे तो ये डायरेक्ट व्यंजक कर देना BLV। चालक PQ पर लगने वाला लॉरेंज बल करेंगे बेटा, या लूप में प्रवाहित प्रेरित धारा निकालना। क्या आया था प्रेरित धारा I = बेटा E/R आया था। प्रतिरोधों के मान डाले आप लोग, E का मान रख दो बेटा BLV/R हुआ। V शायद चालक PQ की गति थी। पूरा माना में आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब चालक PQ है, चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील है, तो उस पर लॉरेंज बल लगेगा। चालक PQ पर लगने वाला लॉरेंज बल, ये तीनों सूत्र है बेटा। लॉरेंज बल ये प्रूव कर चुके हैं पिछले कैलकुलेशन में। लॉरेंज बल F हो जाएगा आपका ILV। अब ये कैसे हो गया, पिछले टाइम में QV भी बताया था, तो QV भी है आपका किसी आवेश पर लगने वाला
लारेंज बल, और ILB है आपके चालक पर लगने वाला लारेंज बल, धारावाही चालक पर लगने वाला लारेंज बल है, और QVB है आपका किस पे, आवेश पर लगने वाला क्या, लारेंज बल है। अब बोलेंगे कैसे होता है, तो बेटा F = मैं QVB बताया था, आवेश लिए तो अब आवेश को मान लो मैं धारा में बदलूंगा तो आपको पता है वेग बराबर होता है दूरी बटा समय, अब आवेश बटा समय यानी कि धारा होता है, तो QVB और ILB एक ही फार्मूला है। Q आवेश पर लगने वाले लारेंज बल के लिए है और I वाला फार्मूला है वो I धारा प्रवाहित चालक पर लगने वाले लारेंज बल के लिए है। ठीक है बेटा, I का मान रख देते हैं यहाँ पे, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, टेंशन ना लें। I का मान रख देते हैं तो F हो जाएगा, I का मान आया है बेटा BLV बटा R और साथ में आ गया LV, तो F गुना करेंगे तो B² L² V/R, ये आ गया आपका लारेंज बल। अब लारेंज बल की दिशा कैसी होगी, तो मैं चित्र को किया हूँ क्रॉस करके, चुंबकीय क्षेत्र था, ये आपका PQ चालक था, पूरा नहीं बना रहा हूँ, इधर V वेग से गतिशील करा रहे हो, और आप लोग कैलकुलेशन में देखे थे प्रेरित धारा चालक में PQRS में बहती थी, इधर प्रेरित धारा बह रही है। तो बेटा बल के लिए फ्लेमिंग का बाएं हाथ लगाते हो और धारा के लिए फ्लेमिंग का दाएं हाथ नियम लगाते हो। तो चूंकि मैं चालक पर लगने वाले बल की बात कर रहा हूँ तो बाएं हाथ का नियम लगाऊंगा फ्लेमिंग का। ये बाएं हाथ है आपका, ये विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र होता है, ये धारा होता है, ये बल होता है। चुंबकीय क्षेत्र कागज तल के लंबवत है, धारा नीचे है, तो बल की दिशा होगी वेग के विपरीत दिशा में, ये बल है, तो चालक पर वेग के विपरीत दिशा में बल लगेगा। चालक PQ पर लगने वाले इस बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार वेग V के विपरीत दिशा में होगी। लिख लिए दिशा भी बेटा, सब में मैं दिशा लिखा हूं, होगी। मैं पहले ही बोल दिया था इस चैप्टर में 3 कैलकुलेशन है जो थोड़ा सा एक जैसे हैं, आपको एक तीसरा कैलकुलेशन है, ये 2 पिछले में किए थे, हो गया आपका। अब मैं चालक PQ पर करने वाला कार्य निकालूंगा, ये मिटा देता हूं बेटा। अतः चालक PQ को चलाने के लिए व्यय हुई यांत्रिक शक्ति, बेटा हम जो कार्य करेंगे विद्युत शक्ति बोलते हैं, धारा द्वारा होता है यांत्रिक शक्ति, तो यांत्रिक शक्ति P बराबर होगा F × V। अब ये कैसे बोलेंगे, तो बेटा आप शक्ति के बारे में जानते हैं, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। तो कार्य बटा समय शक्ति है बेटा। कार्य का आप सभी जानते हैं बल गुना विस्थापन होता है, विस्थापन बटा क्या, समय, और आप जानते हैं समय बटा विस्थापन को वेग बोलते हैं, और बल यानी कि F, तो कार्य F × V हो सकता है। तो अपन F का मान रख देते हैं बेटा ऊपर वाला, तो P = F का मान है, इसको समीकरण में दे सकते हो चाहो तो, F का मान है B² L² V² गुना V, तो दोनों गुना हो जाएगा बेटा V, तो P बराबर हो गया B² L² V²R। ये रहा आपका यांत्रिक शक्ति के लिए व्यंजक, किसी चालक PQ को एक समान विद्युतचुंबकीय क्षेत्र में चलाने के लिए यांत्रिक शक्ति के लिए व्यंजक। लिख लो समीकरण 2, चालक PQ को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चलाने के लिए यांत्रिक शक्ति के लिए व्यंजक यहां पर छोड़ देना है आपको। अब वो बोला है
तो चालक में जो ऊष्मीय ऊर्जा है वो आपके किए गए कार्य के कारण है, यानी कि ऊर्जा संरक्षण के नियम का यहाँ पालन होता है। तो मैं ऊष्मीय शक्ति निकालता हूँ बेटा, ये मिटा देता हूँ। अब चालक PQ में प्रेरित धारा I प्रवाहित हो रही है, उसके कारण उसमें उत्पन्न ऊष्मीय शक्ति। चालक PQ में प्रेरित धारा I के कारण उत्पन्न ऊष्मीय शक्ति, इसको P डैश कहता हूं। तो ये आता है बेटा I²R फार्मूला होता है इसका शक्ति का, विद्युत वाले चैप्टर में बताऊंगा, अभी तो मैं नहीं पढ़ा पाया हूं, इधर आएगा। तो ये ऊष्मीय शक्ति का होता है, ये आपका जूल का नियम देखेंगे उसमें आएगा। ये मैं मिटा देता हूं। वैसे भी बेटा शक्ति P VI होता है और ओम के नियम से V का IR होता है बेटा, तो I²R ही तो बनेगा, ठीक है ना। 10वीं में ही पढ़े हैं शक्ति आप लोग। P डैश I का मान रख रहा हूं शायद BLV, अपनी कॉपी में देख लेना, R का वर्ग इंटू R आया। तो P डैश बराबर हुआ बेटा B²L² V² बटा R² गुना R, एक R कट गया, तो P डैश बराबर हुआ B²L² V² बटा R। ये आ गया आपका ऊष्मीय शक्ति के लिए व्यंजक। तो आप देखना समीकरण 2 और 3 P और P डैश का मान समान है। तो समीकरण 2 और 3 से स्पष्ट है कि चालक PQ को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चलाने में जितना कार्य करना पड़ता है वो इसमें ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में प्रकट हो जाती है। उसी कारण गर्म हो रही है, दोनों क्योंकि सेम आ रहे हैं, यानी कि यह ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल है, ठीक है। तो मैं यहाँ उतार देना, अब मैं आपको लिखा रहा हूँ समीकरण 2 व 3 से स्पष्ट है कि चालक PQ को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चलाने में किया गया कार्य उसमें ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में प्रकट होती है। अतः यह ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल है। ये सिद्ध करने बोला बेटा, हम थोड़ा सा हम बढ़ा दिए कि ऊर्जा संरक्षण के नियम के कैसे अनुकूल है। अपन प्रेरित धारा द्वारा शक्ति निकाल लिए, दोनों बराबर आया, वो यांत्रिक शक्ति और विद्युत शक्ति बराबर है, यानी कि जो यांत्रिक कार्य कर रहे हैं वो ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में प्रकट हो रही है, परिवर्तित हो रही है। तो ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो रही है, तो ये ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत हुआ। तो ये आप लोगों के 3 कैलकुलेशन मैंने बता दिए हैं। बुक से मैं लिखा रहा हूँ, मतलब बेटा बुक में आप लोगों को समझ नहीं आएगा ऐसा मुझे लगता है, तब लिखाता हूँ। बाकी मैं बुक से जो आपको करना है वो नहीं लिखाऊंगा, आप लोगों को बुक से ही करना है, ठीक है। अब हम बात करेंगे भंवर धारा, जिसको फोको धारा कहते हैं। भंवर धाराएं या फोको धारा भंवर धारा या फोको धारा क्या है, इसका प्रायोगिक प्रदर्शन करें। भंवर धारा या फोको धारा क्या है, इसका प्रायोगिक प्रदर्शन करना है, प्रयोग के रूप में आपको बताना है। तो ये बुक से देख के लिखेंगे। मैं जो बुक पढ़ा रहा हूँ उसमें पेज नंबर
504 पे है। फोको वैज्ञानिक का नाम है बेटा, उसने खोजा इसलिए फोको धारा कहते हैं। तो आप लोगों की डिफिनेशन होगी, मैं बार बार बोल रहा हूँ, किसी चालक से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करते हैं तो उसमें क्या होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। और यदि चालक कुंडली आपका बंद है तो उसमें प्रेरित धारा प्रवाहित होने लगती है। ये बात कुंडली के लिए है। यही बात बेटा धातु के प्लेट के लिए भी लागू होती है। कुंडली तार हो गया बेटा, चालक तार। मान लीजिए कि धातु की प्लेट ले या कोई बड़े आकार का धातु का टुकड़ा ले, उसमें लागू होती है। तो बेटा जब किसी चालक से बद्ध, देखिए चालक है कुंडली नहीं, हाँ, जब किसी चालक से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करते हैं तो उस चालक में जल में उत्पन्न भंवर के समान प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इसे भंवर धारा कहते हैं, नाम ही भंवर धारा है। चूंकि इसको पहली बार किस वैज्ञानिक ने खोजा था, फोको ने, इसलिए इसको फोको धारा भी कहते हैं। अब जल में जाके तालाब में जाइए, पत्थर का टुकड़ा करिए, आप देखेंगे कि भंवर उत्पन्न हो जाता है जल में, ठीक है ना। सेम ऐसे ये भंवर धारा होती है, जल में उत्पन्न भंवर के समान। मैं रिपीट बोल रहा हूँ बेटा आप लोगों का, बहुत सिंपल डिफिनेशन है। जब किसी चालक से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करते हैं तो उसमें जल में उत्पन्न भंवर के समान प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इसे अपन भंवर धारा या फोको धारा कहते हैं, क्योंकि फोको इसके खोज करता है। हो गया आपका। अब इसका प्रायोगिक प्रदर्शन कैसे करेंगे, तो मत देखिए बुक, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है। मान लीजिए बेटा ये चुंबक है, एनएस विद्युत चुंबक है। मान लीजिए एनएस क्या है आप लोगों का, विद्युत चुंबक का खंड है और इसमें कोई धातु की प्लेट है। मान लीजिए कि तांबे धातु की प्लेट है, ये तांबे की धातु की प्लेट है, तांबा एल्यूमिनियम जोड़, तांबे की प्लेट, तांबे की प्लेट और ध्रुव खंड, ध्रुव खंड, ये भी ध्रुव खंड है, ध्रुव खंड। अब इसको समझाएंगे कैसे। हम तांबे की प्लेट को विद्युत चुंबक के ध्रुव खंडों के बीच में लटका देते हैं। विद्युत चुंबक किसको बोलते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर चुंबक बनता है। विद्युत चुंबक के ध्रुव खंडों के बीच में लटका देते हैं। जब विद्युत चुंबक में चुंबकत्व तो नहीं होता है और तांबे के प्लेट को हम घुमाते हैं, कैसे घुमाओ, ऐसे घुमाओ, ऐसे घूमेगा बेटा। तांबे के प्लेट को दोनों ध्रुव खंडों के बीच घुमाते हैं। कब घुमाते हैं, जब विद्युत चुंबक में चुंबकत्व न हो, और उस स्थिति में तांबे की प्लेट को ध्रुव खंडों के बीच में घुमाएंगे तो स्वतंत्रता पूर्वक घूमता है और आराम से वायु के घर्षण के कारण बहुत देर में रुकता है। होगा आपका। अब यदि ध्रुव खंडों में मैं चुंबकत्व उत्पन्न कर दूं, विद्युत चुंबक में विद्युत धारा प्रवाहित करके चुंबकत्व उत्पन्न कर दूं, तो हम देखते हैं कि तांबे की प्लेट जो घूम रही है बीच में, वो तुरंत रुक जाती है। चुंबकत्व आने से, चुंबकीय क्षेत्र आने से तुरंत रुक जाती है। क्यों रुकेगी ऐसा, क्योंकि बेटा तांबे की प्लेट घूम रही है, यहाँ जो विद्युत चुंबक में चुंबकत्व लाया, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया और तांबे की प्लेट घूम रही है, तो इससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, और इससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो इसमें भंवर धारा उत्पन्न होगा, जो उस कारण का विरोध करेगी, लेंज का नियम, जो उस कारण का विरोध करेगी जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होती है। किसके कारण उत्पन्न हो रही है, घूमने के कारण उत्पन्न हो रही है। क्यों, क्योंकि ये घूम रहा है तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है बद्ध इसमें, और नहीं घूमेगा नहीं होगा। तो जो भंवर धारा उत्पन्न हुई है इस प्लेट के घूमने का विरोध करती है लेंज के नियमानुसार, और प्लेट तुरंत रुक जाती है। बहुत सिंपल सा जवाब है, ठीक है। तो बुक में दिए हैं, चित्र भी है, आप लोग दो एग्जाम्पल दिए, एक को लिख लेना व्याख्या को, ठीक है। अब आप लोगों को करना है भंवर धाराओं के हानि। प्रश्न बनाएंगे
भंवर धाराओं से क्या हानि है तथा इसे कम करने के उपाय लिखिए। इसे कम करने के उपाय लिखिए। ठीक है बेटा। तो कुछ उपकरण ऐसे होते हैं बेटा जो प्रत्यावर्ती धारा पर काम करते हैं, जैसे ट्रांसफार्मर, ठीक है ना, प्रेरण मोटर। प्रेरण मोटर है जो आपका पंखा काम करता है, प्रत्यावर्ती धारा में काम कर रहे हैं। तो प्रत्यावर्ती धारा में काम करने वाले उपकरण बेटा पेज नंबर इस पे दिया है, 505 पे हानियां करके लिखा हुआ है, आप लोग लिखेंगे। ठीक है। तो मैं समझा देता हूं, मैं यही है, प्रत्यावर्ती धारा पे काम करने वाले उपकरण जैसे ट्रांसफार्मर और प्रेरण मोटर है, इसके कुंडली हैं, वाइंडिंग है, वो नम लोहे के टुकड़े पे लिपटा रहता है। चूंकि कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होती है तो कुंडली के चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो प्रत्यावर्ती होगा, मतलब समय के साथ बदलने वाला होगा। तो जो नम लोहे पे लिपटा हुआ है कुंडली, नम लोहे के फ्रेम पे, तो नम लोहे के टुकड़े से बद्ध फ्लक्स में लगातार परिवर्तन होगा। ठीक है। अब उससे बद्ध फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो उसमें क्या उत्पन्न हो जाएगी, प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी, और प्रेरित धारा उत्पन्न होने के कारण नम लोहे का क्रोड है धीरे धीरे गर्म होने लग जाएगा, और गर्म होके वो जो कुंडली को क्या कर सकता है, जला सकता है। तो ये आप लोगों के दोष हैं, आप लोगों के। ठीक है, क्लियर है? बस यही दोष है मेन बेटा। ठीक है ना, मैं रिपीट बोल रहा हूँ, प्रत्यावर्ती धारा पे काम करने वाले उपकरण ट्रांसफार्मर, प्रेरण कुंडली, प्रेरण मोटर आदि की कुंडली है नम लोहे के फ्रेम पे लिपटा रहता है। ठीक है ना। जब कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित करते हैं तो कुंडली के चारों ओर परिवर्तनशील चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है, जिससे क्रोड में फ्लक्स बद्ध फ्लक्स में परिवर्तन होता है। क्रोड में भंवर धारा उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण क्रोड गर्म होने लगता है, और गर्म होने से ये कुंडली है क्या हो जाएगी, नष्ट, जल सकती है। आपकी कुंडली का इंसुलेशन जो कुचालक परत रहता है ना, वो नष्ट हो सकता है। साथ ही साथ विद्युत ऊर्जा किसके रूप में नष्ट होती है, ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में नष्ट होने लगती है, जिससे उपकरण की दक्षता कम होती है। तो ये आप लोग देख लेंगे। भंवर धाराओं को कम करने के उपाय। तो भंवर धाराओं को कम करने के उपाय में आप लोगों को प्यास पेज नंबर 505 पे ही देखेंगे, दो उपाय है। प्रश्न भी बनता है, ट्रांसफार्मर के क्रोड को पतली बनाते हैं या प्रेरण मोटर के क्रोड को पतली बनाते हैं, आर्मेचर को क्यों? तो भंवर धारा हानि को कम करने के लिए क्रोड को पतलित बनाया जाता है, पटलित। अब ये पटलित क्या है, इंग्लिश में लेमिनेटेड बोलते हैं। इसके लिए क्या करते हैं बेटा, नम लोहे का एक सिंगल क्रोड नहीं बना के, क्रोड मतलब फ्रेम ना बना के, नम लोहे की पतली पतली पत्ती लेते हैं। मान लीजिए कि ये पतली पत्ती ले ली है, ये ऐसे पतली पत्ती ले ली है। मान लीजिए ट्रांसफार्मर की क्रोड बनाता हूँ, तो पतली पत्ती ले ली है, इसके ऊपर और पतली पत्ती चढ़ा दी थी, तो इस प्रकार से ऐसा बनेगा क्रोड ट्रांसफार्मर का। मैं ट्रांसफार्मर पढ़ाऊंगा इस चैप्टर में, चिंता ना करें आप लोग। ये ट्रांसफार्मर का मान लीजिए कि क्रोड है। अब आपको समझ में आ जाएगा, ये ऐसे कई पतली पतली पत्ती को आपस में चिपकाते हैं। ये एक हिस्सा, एक हिस्सा, एक हिस्सा, एक हिस्सा, एक हिस्सा। तो क्रोड को पतलित बनाने के लिए क्या करते हैं, नम लोहे की पतली पतली पट्टी लेते हैं और उसको आपस में
वार्निश या ऑक्साइड परत के द्वारा चिपका देते हैं, जो कुचालक होता है आपस में वार्निश या ऑक्साइड परत द्वारा चिपका कर क्रोड बनाते हैं। ऐसा करने से क्रोड का प्रतिरोध बढ़ जाएगा। बीच में परत आ गया बेटा ऑक्साइड या वार्निश पर जो कुचालक है, क्रोड का प्रतिरोध बढ़ जाएगा और जाहिर है प्रतिरोध बढ़ गया तो भंवर धारा कम हो जाएगा। इस प्रकार से आप भंवर धारा हानि से बच सकते हो। दूसरा, क्रोड को क्या कर देते हैं बेटा, छिद्र युक्त बनाते हैं या खांचे बना देते हैं। तो क्रोड को छिद्र युक्त बनाने या खांचे बनाने से आप लोग जानते हैं R is proportional to 1/A होता है बेटा। तो क्रोड में छिद्र या खांचे बना दूंगा तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाएगा और क्षेत्रफल बढ़ने से क्रोड का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, ये तो गड़बड़ हो रहा है, तो कम हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। एक्चुअल में ऐसा थोड़ी नहीं है। क्रोड में अपन छिद्र या खांचे कर देते हैं, ऐसे खांचे छिद्र कर दिए, तो छिद्र कर दिए तो यहाँ पे चालक का क्षेत्रफल अधिक है तो धारा आपकी अधिक होगी बेटा। क्षेत्रफल अधिक होने से प्रतिरोध कम होगा। अब यहाँ पे छेद हो गया तो यहाँ चालक गायब हो गया तो यहाँ पे चालक का क्षेत्रफल कम हो जाएगा, तो कम होने से प्रतिरोध यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो यहाँ प्रतिरोध बढ़ जाएगा तो भंवर धारा को रोकेगा, तो भंवर धारा कम हो जाता है। लंबा नहीं लिखोगे तो इतना लिख सकते हो, क्रोड को छिद्र युक्त या खांचे युक्त बनाते हैं। ऐसा करने से क्रोड का प्रतिरोध बढ़ जाता है, जिससे भंवर धारा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। दो उपाय बेटा, क्रोड को पतलित बनाना। कैसे बनाए थे पतलित, नम लोहे की पतली पतली पत्ती ले लिए और उसको आपस में ऑक्साइड या वार्निश के द्वारा जोड़कर क्रोड बनाए। ऐसा करने से क्रोड का प्रतिरोध बढ़ जाता है। दूसरा, क्रोड को छिद्र युक्त या खांचेदार बनाते हैं, जिससे उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है, भंवर धारा कम हो जाती है। क्लियर है आपका? मैं फिर रिपीट बोल रहा हूँ बेटा, भंवर धारा हानि क्या है, मुख्य रूप से भंवर धारा कारण क्रोड है वो क्या होता है, गर्म होता है, जिससे क्रोड पे लिपटी कुंडली है जल सकती है, उसका इंसुलेशन खराब हो सकता है और विद्युत ऊर्जा उष्मा ऊर्जा के रूप में नष्ट होती है। इसलिए भंवर धारा हानि को कम करना जरूरी है। अब ये साइंस है। भंवर धारा के उपयोग, प्रश्न बनाएंगे बेटा, भंवर धारा के उपयोग लिखिए। बहुत सरल है, इसलिए आप लोग बुक से नहीं लिखते हैं तो बुक में टिक कर देंगे, वहीं से पढ़ेंगे। भंवर धारा के उपयोग लिखिए। उपयोग को अनुप्रयोग भी बोलते हैं। ये छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत आसानी से आते हैं। ये भी पेज नंबर 505 पे है, भंवर धाराओं के अनुप्रयोग। पहला, प्रेरण मोटर में, मैं समझा रहा हूं, आप लोग बुक से देख कर लिख लेना। कैसे होगा प्रेरण मोटर में? प्रेरण मोटर को इंडक्शन मोटर बोलते हैं, जैसे पंखा। आप लोग पंखा में देखेंगे बेटा, बीच में आप लोगों का आर्मेचर रहता है ऐसा गोल, ठीक है, जिसमें खांचे रहते हैं और खांचे में कुंडली लिपटी रहती है। खांचे में कुंडली लिपटी रहती है, ठीक है। चारों ओर आपके चुंबक रहता है, विद्युत चुंबक रहता है, जिसमें हम प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित करेंगे। तो ये विद्युत चुंबक में धारा प्रवाहित करेंगे तो इसमें चुंबकत्व तो आ जाएगा, ठीक है। या चलिए इस कुंडली में धारा प्रवाहित करेंगे, विद्युत चुंबक है बेटा, तो कुंडली में धारा प्रवाहित करेंगे तो कुंडली में कौन सी धारा प्रवाहित कर रहे हैं, प्रत्यावर्ती धारा। तो उसके चारों ओर प्रत्यावर्ती चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो जाएगा। क्या उत्पन्न हो जाएंगे? प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। अब जाहिर है इस आर्मेचर में भंवर धारा उत्पन्न हो जाएगी,
इसके तो चारों तरफ कुंडली लिपटी है ना, तो इसमें क्या उत्पन्न हो गई, भंवर धारा उत्पन्न हो गई। तो भंवर धारा है उस कारण का विरोध करेगा जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होगा। किसका विरोध करेगा, आपके चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन का। तो चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन का विरोध करने के लिए वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में घूमना चालू कर देता है आर्मेचर, ताकि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन ना हो, एक जैसे रहे, और पंखा आपका घूमना स्टार्ट कर देता है। शॉर्ट में मैं बोलूंगा, प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित करने से आर्मेचर फ्रेम के चारों तरफ या क्रोड के चारों तरफ क्या उत्पन्न हो जाता है, परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिससे आर्मेचर या क्रोड से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, और यह उस कारण जिससे उसमें भंवर धारा उत्पन्न हो जाती है, और यह उस कारण का विरोध करती है लेंज के नियमानुसार, जिसके कारण यह स्वयं उत्पन्न होती है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में घूमना चालू कर देता है, मोटर चलना चालू हो गया बेटा आपका धारा देने से। दूसरा, चल मापी में, बुक से देख के लिखेंगे, बहुत अच्छा दिया हुआ है। चल मापी मतलब चाल मापने वाला उपकरण स्पीडोमीटर। किसमें, स्पीडोमीटर में, जैसे कार वार में आपके बाइक्स वगैरह में स्पीडोमीटर रहते हैं। तो स्पीडोमीटर होता क्या है बेटा, इसमें ना लोहे का एल्युमिनियम का फ्रेम रहता है और बीच में चुंबक होता है, और चुंबक आपके चक्के से जुड़ा रहता है। तो चक्का घूमता है तो चुंबक भी घूमता है, और चुंबक घूमेगा तो एल्युमिनियम का जो बेलन है चुंबक के चारों ओर, उससे बद्ध फ्लक्स में परिवर्तन होता है। तो चुंबक से बद्ध फ्लक्स में एल्युमिनियम के बेलन से बद्ध फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तो इसमें भंवर धारा उत्पन्न हो जाएगी, और भंवर धारा उत्पन्न होने से उस भंवर धारा को हम नाप लेते हैं किसके द्वारा, अमीटर के द्वारा। तो यदि चक्का ज्यादा घूमता है तो चुंबक भी ज्यादा घूमेगा, इसमें उत्पन्न भंवर धारा भी ज्यादा होगी, तो मीटर भी ज्यादा पाठ्यांक बताएगा। इस प्रकार से आप चाल को माप सकते हो, ठीक है। दूसरा, तीसरा, धारा मापी को रुद्धोल बनाने में, रुद्धोल बनाने में, धारा मापी को रुद्धोल बनाने में। अब ये रुद्धोल क्या है बेटा, धारा मापी में उपयोग करते हैं धारा मापने में। जब धारा मापी के कुंडली में धारा प्रवाहित होती है तो कुंडली घूमेगी बेटा। किसके, अभी देखें, कुंडली में बल लगता है, धारा प्रवाहित करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र में स्थित कुंडली या चालक में धारा प्रवाहित करोगे तो उस पर एक बल लगता है, जिसे फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। तो बल लगेगा और उस बल के कारण कुंडली में संकेतक लगा रहता है, और संकेतक है पाठ्यांक के अनुसार धारा को माप देता है बेटा। पढ़ेंगे धारा मापी हाथ के, ज्यादा धारा बहेगी कुंडली में, इसका विक्षेप ज्यादा होगा। अब ये रुद्धोल क्या है बेटा, लेकिन विक्षेपित होने के बाद संकेतक है, जैसे कि किसी चीज को धक्का मार दोगे, मान लीजिए कि रस्सी पे आपका कोई बंधा हुआ है ढोलक, उसको धक्का मार दोगे तो कंपन करने लगता है। तो वैसे ही बेटा ये जो कुंडली है वो फ्री होता है, तो धारा मापी के में धारा प्रवाहित करने पर संकेतक विक्षेपित होगा। तो विक्षेपित होने के बाद बेटा रुकने से पहले ये कंपन करने लगता है, दोनों तरफ कंपन करने लगेगा। तो कंपन करने लगेगा तो आपको आराम से बैठना पड़ेगा पाठ्यांक को नापने के लिए। संकेतक रुकेगा तो मैं नापूंगा करके, आपका समय बर्बाद होगा। तो इसके लिए क्या करते हैं बेटा, जो धारा मापी की कुंडली है उसको एल्युमिनियम के फ्रेम में लपेट देते हैं। किसमें लपेटते हैं, एल्युमिनियम के फ्रेम में लपेटते हैं। तो जाहिर है बेटा जब कुंडली घूमेगी तो एल्युमिनियम के फ्रेम में क्या उत्पन्न होगा, भंवर धारा, जो उस कारण का विरोध करेगी जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न हो रही है। तो किसके कारण उत्पन्न हो रही है, कुंडली के घूमने के कारण, क्योंकि कुंडली के चारों तरफ चुंबक है। तो कुंडली घूमेगी तो कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में क्या होगा, परिवर्तन होगा। तो जाहिर है यहाँ पे भंवर धारा उत्पन्न होगी एल्युमिनियम के फ्रेम पे, वो कुंडली के घूमने के कारण उत्पन्न होगी, तो कुंडली के घूमने का विरोध करेगा, इसलिए संकेत
जाने के बाद एक ही जगह रुक जाता है, इसको बोलते हैं धारामापी को क्या करना, रुद्धौड़ बनाना। ठीक है। रेलगाड़ियों में चुंबकीय ब्रेक, तीसरा हो गया। चौथा, रेलगाड़ियों में चुंबकीय ब्रेक। तो रेलगाड़ी में होता क्या है बेटा, इसमें पटरी लिखते हैं, मैं पढ़ रहा था, पटरी नहीं चक्का करना है। रेलगाड़ी का चक्का आपका लोहे का बना होता है, सभी को मालूम है। तो बेटा रेल का गाड़ी के चक्के के चारों ओर ऊपर में अपन विद्युत चुंबक रख देते हैं, मतलब विद्युत धारा प्रवाहित करोगे, चुंबक बनना होगा। रेलगाड़ी चल रही है, चक्का घूम रहा है। रेलगाड़ी चल रही है, चक्का घूम रहा है, रेलगाड़ी को रोकना रहा तो ड्राइवर एक बटन दबाएगा जो चक्के के ऊपर जो विद्युत चुंबक लगा है उसमें विद्युत प्रवाहित कर देगा। तो विद्युत प्रवाहित करने से आप लोगों का होगा क्या, चुंबक है, चुंबक बन जाएगा, विद्युत चुंबक है वो, और चक्के के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। चूंकि रेलगाड़ी का चक्का घूम रहा है तो चक्के से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, फलस्वरूप रेलगाड़ी के पहिए में क्या उत्पन्न हो जाएगी, भंवर धारा, वो उस कारण का विरोध करेगी जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न हो रहा है। किस कारण से उत्पन्न हो रहा है, चक्के के घूमने के कारण। तो चक्के के घूमने का वो विरोध करेगा भंवर धारा, और चक्का रुक जाता है रेलगाड़ी का, और रेलगाड़ी खड़ी हो जाती है। तो विद्युत चुंबक में भी इसका रेलगाड़ी के पहिए को रोकने के लिए, ब्रेक लगाने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। ठीक है ना। अगला प्रेरण भट्ठी में, पांच लिख लेना। प्रेरण भट्ठी में मान लीजिए कि किसी धातु को विद्युत विधि से गलाना है, धातु निष्कर्षण को विद्युत विधि से भी करते हैं, किसी धातु को विद्युत विधि से गलाना है तो अपन क्या करते हैं बेटा, धातु को भट्ठी में डाल देते हैं और भट्ठी के चारों ओर कुंडली लिपटी रहती है, उसमें हाई विभवांतर का, बहुत हाई उच्च वोल्टेज का प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित करते हैं। तो प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित करने से कुंडली में शक्तिशाली परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। जो अंदर अयस्क रखा हुआ है, धातु रखा हुआ है, तो धातु से बद्ध फ्लक्स में परिवर्तन होगा, उसमें भंवर धारा उत्पन्न हो जाएगी। बहुत ज़्यादा वोल्टेज लगाए हो तो बहुत ज़्यादा बद्ध फ्लक्स में परिवर्तन होगा, बहुत ज़्यादा भंवर धारा उत्पन्न होगी, और सूत्र के अनुसार ज़्यादा भंवर धारा उत्पन्न होने के कारण वो जो धातु है वो गर्म हो जाएगा, उसमें ऊर्जा में चेंज हो जाएगी, विद्युत ऊर्जा, और धातु पिघल जाता है। तो इस प्रकार से आप लोग उपयोग लिखेंगे भंवर धारा का। सिंपल है, आप लोगों को थोड़ा सा पढ़ेंगे समझ आ जाएगा। कल हम स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण की घटना के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है।